Hey everyone, welcome back to another video of the compliance series। और आज से पहले कि अगर बहुत सारे पार्ट्स भी रिलीज़ हुए हैं, अगर वो नहीं देखें तो ज़रूर देख लो बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वेयर वी डिस्कस अबाउट एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो कि एक कंप्लायंस चेकलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। एंड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तुम लोगों के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अननोइंगली रिवाइज हो जाएंगे। सो इज़न्ट दैट अमेजिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। ईसॉप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को ईसॉप के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग का मतलब है कि रील्स पे ट्रेंड नहीं हो रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है ईसॉप्स की। एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा लगता है, जैसे तुम और मैं कल को जो सीएस बन जाओगे जाके, या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स बन जाते हैं, तो हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ही डील करते हैं डेली बेसिस पे। तो हमें एक कंपनी से अटैच्ड लॉयल फील करने के लिए अगर हमें हमारी कंपनी स्टॉक दे रही है रिड्यूस्ड प्राइस पे, उस तो कितनी अच्छी बात है, मतलब बहुत ही बढ़िया बात है। एंड इसीलिए ईसॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत अट्रैक्टिव स्कीम होती है ऑफिसर्स के लिए भी एंड ऑफ कोर्स कंपनी के लिए भी, क्योंकि उसे रिटेन करना होता है टैलेंट को। ओके, तो लेट्स बिगिन। कंपनीज एक्ट, तो ईसॉप को लेके काफ़ी सारे रेगुलेशंस हैं, तो हम सबसे पहले कंपनीज एक्ट के क्या क्या चेकलिस्ट है बस उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। कंपनीज एक्ट में आपको क्या करना होगा, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। ऑफ कोर्स ईसॉप की स्कीम लाने के लिए पहले बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी होगी। बोर्ड मीटिंग लाने से पहले आपको नोटिस देना होगा, तो एटलीस्ट 7 डेज़ का क्लियर नोटिस होना चाहिए। और उसमें नोटिस में क्या क्या अटैच करना होगा, क्या क्या मेंशन करना होगा। ड्राफ्ट स्कीम जो होगी आपकी एनआरसी ने जो बनाई होगी ईसॉप की, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास करना होगा, और उसमें जनरल मीटिंग का भी नोटिस होगा कि आपको शेयर होल्डर्स को क्योंकि अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। ये सिर्फ एक चीज़ होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल ऑफ बोर्ड, ठीक है। अब हमने बोर्ड मीटिंग कर ली और बोर्ड का अप्रूवल ले लिया है टू ऑथराइज ईसॉप्स, ठीक है। वो हमने एजेंडा और मिनट्स के डॉक्यूमेंट्स से हमें मिल जाएगा चेक करने के लिए। फिर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, सेम चीज़, 21 डेज़ क्लियर नोटिस। अब मीटिंग बुलाई है शेयर होल्डर्स की, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसमें, ठीक है। उसमें उसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करना होगा ताकि शेयर होल्डर्स को पता रहे कि उन्हें क्यों फेवर में वोट करना चाहिए, ईसॉप क्यों ज़रूरी है, और कितना % शेयर्स का ईसॉप के फॉर्म में आप देना चाहते हो, ठीक है। फिर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर गैप बिटवीन ग्रांट एंड वेस्टिंग। ऑफ कोर्स ग्रांट का मतलब होता है कि अगर मैं किसी कंपनी में सीएस हूँ, वो कंपनी मुझे रिटेन करना चाहती है, तो उसने मुझे ग्रांट कर दिए हैं ईसॉप, तो ठीक है। 2023 में मुझे ग्रांट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आज ही मुझे ईसॉप मिल गए। उसका वेस्टिंग पीरियड मतलब एक्सरसाइजिंग पीरियड जब मुझे मिल जाएंगे, उसमें एटलीस्ट 1 साल का गैप होना चाहिए। तो यानी 2024 या 25 में ही हो सकता है कंपनी कहेगी, तब आप इसको वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे आज ही दे दिया तो मैं आज ही बेच के निकल जाऊंगी ना, मैं फिर कंपनी में रुकूंगी ही क्यों। सो आपको कंपनी में एम कंपनी का ये होता है कि उसे टैलेंट को रोकना है, इसलिए ग्रांट और वेस्टिंग पीरियड में गैप होता है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं जैसे कि मैं, मेरा क्या एम है, मुझे सैलरी भी मिल रही है एंड ऑफकोर्स मुझे ईसॉप भी मिल रहा है, तो मेरी तो चांदी ही चांदी है ऑफकोर्स। सो मैं एक तरह से शेयर होल्डर वाली फीलिंग भी आ जाती है, तो मुझे कंपनी में और इंटरेस्ट आता है, मुझे और अच्छा लगता है, मुझे मन करता है मैं और लॉयल रहूँ, कंपनी में रहूँ, ठीक है। देन वी हैव टू चेक कि इन्होंने जो भी स्कीम बनाई है उसमें एटलीस्ट इतना पीरियड का गैप तो रहे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, देन यू हैव टू होल्ड द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, देन यू पास द रेजोल्यूशन। उसका रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये रहा, पासिंग ऑफ सेपरेट रेजोल्यूशन। अब एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना होगा फॉर ग्रांट ऑफ ईसॉप। जब ग्रांट होगा तो उसको अलग से पास किया जाएगा, बिकॉज अभी हमने सिर्फ अप्रूव कराया था कि क्या हम शेयर होल्डर्स से अभी हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या हम ईसॉप दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा येस। अब हम एक अलग से रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें वो, मतलब अभी हमने सिर्फ टर्म्स उसको स्कीम को अप्रूव कराया था, अब हम फाइनली बोल रहे हैं कि हाँ शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि दे दो, तो अब फाइनली उसे हम ग्रांट कर देंगे ईसॉप को, जो भी स्कीम में लिखा होगा। पहले स्कीम अप्रूव कराई, उसके बाद हमने उसको ग्रांट किया ऑप्शन को, ठीक है। एंड ऑप्शन टू आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग 1 ईयर इक्वल टू और एक्सीडिंग 1% ऑफ इशूड कैपिटल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमें देखना पड़ेगा इस नंबर को।
उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वेरिएशन ऑफ टर्म्स। इन केस अगर हमें वेरिएशन करना है, हमने ईसॉप की जो स्कीम बनाई थी उसमें हमें कुछ चेंजेस लाने, तो ऑफकोर्स फिर से आपको वही सब करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार में ही सही से स्कीम बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बार बार ना शेयर होल्डर्स को मीटिंग बुलाओ, EGM बुलाओ, नाटक करो, बहुत ज़्यादा बवाल है। फाइनली फिर आप उसे इशू कर देंगे एज पर द रेजोल्यूशन विच वॉज अप्रूव्ड, एंड देन स्पेशल रेजोल्यूशन जब जब पास होगा तब तक ROC को नोटिफाई किया जाएगा इन फॉर्म MGT 14। तो ये भी हो गया टिक। MGT 14 में अटैचमेंट लगा देंगे ईसॉप को। एक्चुअली मैं ईसॉप से रिलेटेड जो फार्मीजी कंपनी है उसके मैंने ईसॉप स्कीम एंड एवरीथिंग अपने चैनल पे शायद शेयर किए हैं, नहीं तो मैं अभी कर दूंगी, उसको ज़रूर देखना। वो फार्मीजी ने बहुत बढ़िया स्कीम बनाई थी एंड उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोगों को रिटेन किया है उसके थ्रू। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड रिपोर्ट। ऑफ कोर्स बोर्ड रिपोर्ट में आपको ईसॉप से रिलेटेड सब कुछ बताना होता है कि क्या स्कीम रही है, कितने लोगों को दिया है, ऑप्शंस ग्रांटेड, वेस्टेड, सब कुछ आपको बताना होता है। और ये एनुअल है बोर्ड रिपोर्ट, क्योंकि एनुअल एक कंप्लायंस होता है, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज कितने लोगों ने किया, ठीक है, लैब्स कितने हो गए, कितने ने नहीं एक्सरसाइज किया, प्राइस क्या था जिस पे एक्सरसाइज किया, एवरीथिंग, एंड एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स। तो ईसॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा थरो डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। देन यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ ईसॉप। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ईसॉप। ईसॉप से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, बस एक एक चीज़ को फॉलो करते जाओ। अभी हम सिर्फ कंपनीज एक्ट की ही बात कर रहे हैं, अभी हम दूसरे रेगुलेशन में भी जाएंगे, बिकॉज अगर कंपनी लिस्टेड होती है तो उसको भी बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं ईसॉप से रिलेटेड, ठीक है। देन यू हैव टू मेंटेन रजिस्टर्ड फॉर्म। एक फॉर्मेट होता है SH6 जिसको बोलते हैं, उसको आपको मेंटेन करना होगा। सेक्रेटरियल ऑडिटर आके उसको चेक करेगा हर साल। और क्या है, अब देखो सेबी के क्या कंप्लाइंसेस होते हैं, SBEB इसको बोलते हैं, एंड स्वेट इक्विटी। इसमें सेबी ने क्या कंप्लाइंसेस सजेस्ट करें, यू हैव टू मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चेक वेदर कंपनी इशूज़ ईसॉप इधर डायरेक्टली और थ्रू इरिवोकेबल ट्रस्ट ओनली। मतलब ये सिर्फ दो ही तरीके हैं आपको ईसॉप इशू करने के, और किसी और तरीके से नहीं। इनडायरेक्टली कोई और ले ले फिर आप उससे ले लो, ये सब नहीं चलेगा। ये मतलब लिस्टेड कंपनी और पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो इसमें सेबी बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बना के रखता है। यू हैव टू मेंटेन थरो बुक्स एंड अकाउंट्स। प्रॉपरली आपको सब कुछ मेंटेन करना होगा, ऑल काइंड्स ऑफ डिटेल्स। कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है जब ईसॉप निकालते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड एवरीथिंग, नंबर की हमने वैल्यू कैसे ऑब्टेन करी एंड ऑल दैट, ठीक है। उसका मैं अभी रियल एग्जांपल दिखा दूंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैन प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डीड। इन केस एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया उसके थ्रू हो रहा है तो आपको ट्रस्ट डीड के बारे में बताना होगा पूरा। एलिजिबल पर्सन टू एक्ट एज अ ट्रस्टी। अगर कोई ट्रस्टी है ईसॉप ट्रस्ट का तो उसके बारे में क्या एलिजिबिलिटी कंपनी ने रखी है वो बताओ। एक्विजिशन फ्रॉम सेकेंड मार्केट। Check whether the trust has been authorized to make secondary market acquisition by the shareholders of the company. ऐसी अथॉरिटी के बिना नहीं एक्ट कर सकता है ट्रस्ट, तो हमें बस देखना होगा कि ट्रस्ट के पास वो अथॉरिटी है भी कि नहीं, ठीक है। ट्रस्ट बेसिकली, ट्रस्ट का ये मतलब होता है कि एक कुछ लोगों को, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी को चलाते हैं, वैसे एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होता है, वो क्या करता है, वो ट्रस्ट को चलाते हैं। ट्रस्ट मतलब किसी के बेनिफिट के लिए कोई काम अगर किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए हम एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम बनाते हैं, तो उसको देखेगा एक ईसॉप ट्रस्टी। ट्रीटमेंट ऑफ अनअप्रोप्रिएट इन्वेंट्री। कोई इनअप्रोप्रिएट इन्वेंट्री है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, सी कॉम्पनसेशन कमेटी एक बनानी होगी, ट्रेडिंग रिपोर्ट ऑफ ट्रस्ट, ये सब हमें चेक करना होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पनसेशन कमेटी, अगर ज़रूरत होती तो NRC ही डेजिग्नेटेड करी जा सकती है कॉम्पनसेशन कमेटी के लिए। कॉम्पनसेशन कमेटी का मतलब क्या है, चेक विद द कॉम्पनसेशन कमेटी ऑफ मेंबर्स। देखो कॉम्पनसेशन कमेटी बेसिकली ये देखती है कि ईसॉप्स किस तरह से, मतलब पूरा उसका ऑपरेशन हो रहा है ईसॉप का, मतलब कि ग्रांटिंग, वेस्टिंग, एवरीथिंग, कौन एक्सरसाइज कर रहा है कौन नहीं, तो कॉम्पनसेशन कमेटी पूरा देख लेती है उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्कीम। वी हैव टू चेक द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी, अगर वो बन रही है वो कमेटी तो। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। आपको स्टॉक एक्सचेंज को तो सब कुछ बताना ही बताना होता है। जब भी आप ईसॉप से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो आपको इंटीमेट करना ही है स्टॉक एक्सचेंज को। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर। चेक विद द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड दिस पर्सन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम टिल ऑब्टेनिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल। फिर आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होगा, बिकॉज अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो बहुत बवाल होते हैं। फिर यू हैव टू ऑल्सो टेक सर्टिफिकेट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर कि सारे कंप्लाइंसेस रहे हैं, बिकॉज मैंने अभी तुम लोगों को दिखाया ना कंपनीज एक्ट में कितने सारे कंप्लाइंसेस होते हैं। एंड ऑफ कोर्स बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो, तो काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस सेम है,
कंपनीज एक्ट और सेबी के, लेकिन सेबी के थोड़े बहुत एडिशनल भी होते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर, सर्टिफिकेशन फ्रॉम मर्चेंट बैंकर, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट, कंपनी को कितनी कॉस्ट आई सॉप देने में, ठीक है, और डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट इन नोट्स टू अकाउंट्स में भी मेंशन होना चाहिए, एंड जनरल कंडीशंस क्या रही हैं फॉर ईसॉप, वो ईसॉप स्कीम में आपका पूरा मेंशन होगा, एंड एनीथिंग एल्स, प्राइसिंग, वेस्टिंग पीरियड, टाइमलाइंस एंड ऑल दैट, ठीक है। और क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, कंप्लायंस अंडर सेबी पीआईटी, पीआईटी का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, बस ये लास्ट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो एक कंपनी में जैसे ही एम्प्लॉय को शेयर्स मिल जाते हैं तो वो एक इनसाइडर बन जाता है, वो ट्रेड कर सकता है। मैं अगर कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो मैं खुद जानती हूँ कंपनी का क्या स्टेटस है, कंपनी में क्या फ्लॉज हैं, कंपनी की मार्केट पोजीशन अंदर से क्या है, कौन सी इन्फॉर्मेशन, मैं एक इनसाइडर बन जाऊँगी ना, और मेरे पास शेयर्स भी आ गए तो फिर प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इनसाइडर ट्रेडिंग में ना कहीं डील कर लूँ गलती से या फिर जानबूझ के। सो यू हैव टू चेक वेदर डेजिग्नेटेड पर्सन्स एम्प्लॉयज़ हैव फाइल्ड, ठीक है, उन लोगों को क्या फ़ाइल करना है, रेगुलेशन, यू हैव टू फाइल इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय इनसाइडर। मैं अगर एक इनसाइडर हूँ, इनसाइडर मतलब वो लोग जिनके पास यूपीएसआई होती है, यूपीएसआई वो होते हैं इनसाइडर, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि सारे डायरेक्टर, सारे की मैनेजरियल पर्सनल, तो हम लोग के पास यूपीएसआई है, हम लोगों का इनसाइडर, और मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे ही ये लोग ईसॉप शेयर्स दे रहे हैं, तो भाई मेरे पास एक्वायर हो गए ना शेयर्स, तो अब कंपनी को इंटीमेट करना होगा स्टॉक एक्सचेंज को कि भाई ये जो इनसाइडर कंपनी सेक्रेटरी है, इसको ये इनसाइडर है और इसको शेयर्स भी मिल गए ईसॉप के थ्रू, तो अब हमें इसको बताना पड़ेगा, यू हैव टू नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज। और फेमा में भी एक चीज़ होती है, फेमा में क्या बताना होता है, इशूइंग ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉयज़ आउटसाइड इंडिया, नॉन रेजिडेंट इंडिया। ऑफकोर्स फेमा तभी आता है जब हम इंडिया के बाहर का गेम खेल रहे होते हैं, जब नॉन रेजिडेंट से डील कर रहे होते हैं, फॉरेन की बात होती है, तभी फेमा आ जाता है। तो इन केस अगर मैं ही हूँ, मैं लेट्स से 5 साल से यूएस में रह रही हूँ, लेकिन यहाँ इस कंपनी में एसोसिएटेड हूँ, इंडियन कंपनी में, ठीक है, मैं काम यहाँ का भी देख रही हूँ, लेकिन मैं 5 साल से वहाँ मुझे रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम ट्रेनिंग, वहाँ मुझे कुछ ट्रेनिंग की वजह से 5 साल से रहना पड़ा, तो मैं एक तरह से नॉन रेजिडेंट हो गई हूँ, और मैंने ईसॉप भी अपने वेस्ट कर लिए हैं पूरे के पूरे, तो मैं इंसाइडर भी हो गई हूँ और मैं बाहर की भी हूँ, तो मैं फेमा भी आ गया है मेरे ऊपर। तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेक वेदर द कंपनी हैज़ फाइल्ड फॉर्म ईसॉप विद इन 30 डेज ऑफ इशू, मतलब कि अगर कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को तो बताएगा ही कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो पीआईटी के अंदर, हाँ। अब फेमा के अंडर भी एक फॉर्म होता है, उसको आपको फाइल करना होगा, फॉर्म ईसॉप एंड FCGPR। तो फेमा के अंडर रेगुलेटरी बॉडी अपनी हो जाती है आरबीआई। तो बेसिकली इन लोग को ये सब पता होना चाहिए कि इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है जब या अंदर आ रहा है कोई भी बाहर का पैसा, तो ये लोग इसमें आ जाते हैं जस्ट टू सी कि कहीं कोई चीटिंग ना हो रही हो, या फिर अननेसेसरली कहीं कोई स्मगलिंग या फिर ब्लैक मनी, इन सब से रिलेटेड काम ना हो रहा हो। लास्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग परचेज और रीपरचेज। अगर कभी भी परचेज और रीपरचेज कोई भी फेमा के अंडर, अभी हम बात कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट या आउटसाइड इंडिया में हो रहा है, तो उसको आपको एनुअल रिटर्न में दिखाना पड़ेगा पूरा का पूरा। LODR में क्या कंप्लाइंसेस है, जस्ट इन लिस्टिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो एंड डिस्क्लोज कर दो सारे इवेंट्स। रेगुलेशन 30 शेड्यूल 3 पैरा बी में सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना होता है कि हमने बोर्ड मीटिंग करी एंड अब हम EGM करेंगे एंड देन वी विल डू क्या बोलते हैं उसको, issuance of ESOP, then this will be the ESOP scheme and everything. Yep, so I think that's it guys, and I hope तुम लोग को मज़ा आया हो इस वीडियो में। ESOP से डरने की बिल्कुल बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी ईजी। और मैं इसका जब प्रैक्टिकली तुम लोग को फार्मेसी कंपनी का दिखाऊंगी ESOP की स्कीम, एंड उन लोगों ने कैसे, ESOP खैर लिस्टेड तो नहीं है, और ESOP कह रही हूँ, फार्मेसी लिस्टेड तो नहीं है, एंड बट वो एक पब्लिक कंपनी है, तो मैं तुम लोगों को फार्मेसी का जब दिखाऊंगी तो तुम लोगों को काफ़ी कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। सो आप दैट वाज हेल्पफुल, एंड मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट्स में बताना अगर कुछ और भी ज़रूर सीखना हो तो। थैंक यू एवरीबॉडी।